गरुड़ प्रकाशन के द्वारा एक नई पुस्तक का प्रकाशन हो रहा है और विशेषकर एक नई प्रकार की किताब है और विशेषकर पुस्तक की लेखिका ने रश्मि ने अपनी कहानी स्वयं इसमें लिखी है। उसके संघर्ष की कहानी रोचक होती है और निश्चित रूप से वो बाकी लोगों के लिए प्रेरक भी होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये कहानी, रश्मि की कहानी रोचक और प्रेरक दोनों तरीके का काम करेगी। मैं इसके लिए उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं, और गरुड़ प्रकाशन को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमेशा की तरह एक नई और विशेष प्रकार की पुस्तक को लाया है। मैं पुस्तक के टाइटल को देख रहा था, हिंदू इन ऑक्सफोर्ड, तो मुझे लगा व्हाट इज न्यू। इसके पहले भी बहुत सारे लोग हिंदू जो है वो ऑक्सफोर्ड में गए हैं और जब यहाँ ब्रिटिश राज था तब भी गए हैं। तो इसमें नया क्या होगा, मतलब ये मैं सोच रहा था जब ये रश्मि ने अपनी किताब का नाम ये दिया। बाद में मैंने सोचा कि हाँ, मतलब ब्रिटिश समय में भी बहुत लोग पढ़ने के लिए गए थे ऑक्सफोर्ड, लेकिन कुछ ही लोग थे जिन्होंने भारत का झंडा और भारत का नाम बुलंद किया और भारत की स्वाधीनता के लिए झंडा उठाया। और भारत का गर्व को उठाया। इसलिए जब जब कोई ऐसे संघर्ष करेगा कि जहां भारत की बात आएगी, जहां हिंदू की बात आएगी, उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये इस पुस्तक में हिंदू इन ऑक्सफोर्ड, उसके पीछे ये है कि जो समझौतावादी नहीं है, जो रास्ते से इधर से अगर संकट आ गया तो ऐसे नहीं निकलता है, जो सीना तान के खड़ा हो जाता है और कहता है कि भारत माता की जय, जोर से पुनः एक बार ब्रिटेन की धरती पर भी भारत माता की जय। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से ये किताब अपने आप में विशेष है और ये विदेश में पढ़ने के लिए जाने वाले हमारे सभी विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा प्रेरित करेगी और उनके माता पिताओं को भी प्रेरित करेगी कि वो विदेश में तो अपने बच्चे को भेज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तो कहीं से भी प्राप्त करना चाहिए और कहीं से भी कोई ज्ञान प्राप्त करने आए तो उसे अपने पास जो विद्या है, ज्ञान है, उसको देना चाहिए। ये भारत की और हिंदू की पुरानी पद्धति है, उस पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। परंतु निश्चित रूप से उस ज्ञान के साथ साथ ये अपना भारत, अपना देश, अपना राष्ट्र, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास, उसका गर्व जरूर रखना चाहिए और उसके साथ बिना समझौता किए हुए खड़े होना चाहिए। मैं इस कार्य के लिए, रश्मि ने ये कार्य बखूबी निभाया, इसलिए मैं उसको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। देश के स्वाधीनता को 75 वर्ष हो गए और अमृत महोत्सव के निमित्त हम लोगों ने देश के उस स्वाधीनता के आंदोलन के दौर को बहुत स्मरण किया। उस दौर की बहुत सारी बातों पर हमने पुनः एक बार गौर किया कि हमारा संघर्ष कैसा था और उस संघर्ष से आज भी हम लोग क्या सीख सकते हैं। उस संघर्ष से हम लोग क्या सबक ले सकते हैं, इसको भी समझने का वो एक समय रहा। ये वैसे तो हमारा देश हजारों वर्ष पुराना है, हजारों वर्षों में बहुत सारा संघर्ष हुआ। ये नहीं कि आक्रमण हमारे ऊपर पहली बार था।
कि कोई भी एक स्वतंत्र देश जब अपनी स्वतंत्रता से चलना चाहता है, अपनी समृद्धि के साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो ये हमेशा एक संभावना रहती है कि जो दूसरे लोगों के मन में शायद उसके बारे में असूया उत्पन्न हो, इसकी संभावना रहती है। इसलिए ऐसे राष्ट्र की सुरक्षा करना कि जो समृद्ध तो है, लेकिन उसकी समृद्धि का उद्देश्य विश्व कल्याण है, लोगों की जरूरतों को पूरा करना है। और हमारे राष्ट्र की जो कल्पना थी कि ये राष्ट्र ही विश्व कल्याण के लिए बना। बहुत राष्ट्र बने हैं इस विश्व में या इस पृथ्वी पर, उन्होंने अपने अपने उद्देश्य शायद प्रारंभ में समान ही रखे होंगे, परंतु समय के साथ जैसे ही उनके हाथ में सत्ता या उनके पास शक्ति आई, तो उन्होंने पूरे दुनिया के साथ अपना प्रभुत्व उत्पन्न करने के लिए कई प्रकार के हथकंडे अपनाए और उसकी क्रूरतम कहानियां इतिहास के पन्नों में उपलब्ध है। परंतु भारत एक ऐसा राष्ट्र है कि जिसने अपने समृद्धि और अपने शक्ति का उपयोग विश्व कल्याण के लिए किया, और विश्व कल्याण के लिए ही ऐसा देश, ऐसी देश सुरक्षित रहना चाहिए। इसलिए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया। और एक बहुत बड़ा लंबा संघर्ष है। शायद कई लोगों को जब मुस्लिम आक्रांताओं का यहां पर आना और शासन प्रारंभ हुआ, तब से शायद इतिहास याद होगा, जब यहां पर आघात होने लगे और शासन यहां विदेशियों का प्रारंभ हुआ, तब से शायद कई लोगों को इतिहास ज्ञात होगा। परंतु अपने देश के इतिहास में उसके पूर्व भी ऐसे कई आक्रमण हुए, वो बहुत क्रूरतम थे, लेकिन ऐसे आक्रमणों का भी सामना बहुत लोगों ने किया। यानी गुर्जर प्रतिहारियों का वो संघर्ष होगा, पूरे पंजाब से लेकर वहां तक भारत की रक्षा और सुरक्षा के लिए उन्होंने सर्वस्व अर्पण किया। और वो संघर्ष इतने लंबे थे कि जब एक एक युद्ध ये जीतते रहे, तो फिर अगले 50 वर्ष 100 वर्ष उसके 2 पीढ़ी तक कोई नहीं आता था उस क्षेत्र से भारत पर आक्रमण करने के लिए। इतनी मजबूती के साथ उसका वो प्रतिहार करते थे। और ये कहानियां केवल रोचक नहीं, बहुत प्रेरक है। और इसीलिए पूरा जो क्षेत्र है हिंदू कुश और उसके आगे, और इसलिए शायद अफगानिस्तान में भी बहुत संघर्ष हुआ था। उपगण स्थान का अफगानिस्तान होने में बहुत समय लगा, बहुत संघर्ष हुआ। परंतु इतने संघर्ष का ही कारण है कि फिर भी ये भारत वर्ष इतने आक्रमणों के बाद भी बचा रहा और अपने संस्कृति और अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ता रहा। ये एक लंबी कहानी है। लंबी कहानी पता होना इसलिए आवश्यक है, आज उसके बारे में समझना आवश्यक है कि जो ब्रिटिशों से स्वाधीनता के केवल 75 वर्ष हुए हैं। इतिहास के क्रम में ऐसे 75 वर्ष की स्वाधीनता के लिए कालांश आगे चले गए। अगर ये कालांश इतना लंबा करना है कि फिर कभी विदेशी शासन यहाँ न आ सके, तो हमें उन सारे इतिहास के पन्नों को जानना आवश्यक है। उन सारी विश्व में पनप रही प्रवृत्तियों को समझना आवश्यक है कि जो स्वतंत्रता के विरोधी है, जो विविधता के विरोधी है, जो विविध प्रकार के सहअस्तित्व के विरोधी है, जो कोई एग्जिस्टेंस नहीं चाहते, एक तरफा विश्व को देखते हैं। और इसलिए ऐसे शक्ति की मजबूती आज दुनिया के लिए आवश्यक है, जो सह अस्तित्व का समर्थन करती है।
क्योंकि तभी विश्व शांति से रह सकता है। और इसीलिए आज ऐसे विचार को साथ मजबूती से खड़े होने वाले लोगों की और ऐसे राष्ट्र की पूरे विश्व को आवश्यकता है। और ये कार्य निश्चित रूप से भारत कर सकता है। भारत ने ये हजारों वर्ष किया है और आने वाले हजारों वर्ष तक भारत को ही ये करना होगा। और इसीलिए भारत को इन सब विषयों पर विचार करने की आवश्यकता है। दुनिया में कुछ राष्ट्र ऐसे हो सकते हैं जिनको शायद केवल अपने आज के प्रभाव के बारे में सोचना है, जिनको शायद केवल आज के अपने आर्थिक समृद्धि के बारे में सोचना है, जिनको शायद पर्यावरण की चिंता नहीं की तो भी चलेगा, जिनको केवल स्वयं के स्वार्थ की चिंता करते पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता। न हमारा स्वभाव है, न हमारी प्रकृति है, न नियति हमारी ऐसी है। और इसलिए भारत को अपने भारत के रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। और इसलिए भारत को अपने रास्ते पर चलना है तो जो भी कॉलोनाइज्ड जो माइंड है, मतलब जिस तरीके से ब्रिटिश काल में और उसके पूर्व के आक्रमणों ने हमारे ऊपर विदेशी दास्ता का जो प्रभाव बनाया है, उससे मुक्त होने की आवश्यकता है। कभी कभी लोग पूछते हैं ये नाम क्यों बदलते हैं। मैं उन लोगों को पूछता हूं, भाई अगर आपने मतलब बॉम्बे का मुंबई किया वो सेकुलर है, आपने मद्रास का चेन्नई किया वो सेकुलर है, और इलाहाबाद का प्रयागराज हुआ तो वो सेकुलर क्यों नहीं है भाई? वो भी सेकुलर है। आपने सेव टाइगर किया वो सेकुलर है, सेव बर्ड किया सेकुलर है, सब सेव काऊ बोलते हैं वो कम्युनल है। ये जो है ये किसी न किसी कंफ्यूज्ड कॉलोनाइज्ड माइंड के कारण ये सब होता है। उससे मुक्त होकर एक लॉजिकल रैशनल सोच की आवश्यकता है कि हम क्या है और क्या हमें सोचना है। अगर ब्रिटिश काल के स्मृतियों को हटाया, ब्रिटिश काल की बातों को हटाया तो ठीक है चलेगा, लेकिन अगर मुगल आक्रांताओं के समय की कुछ बातों को हटाया तो वो कम्युनल कैसे हो जाता है? मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे जो संभ्रम है उनसे मुक्त होने की जरूरत है। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे शब्द है मॉडर्न। अब मॉडर्न की पूरी परिभाषा एकदम लोडेड है, मतलब कॉलोनाइज्ड माइंड से, कि मतलब जो जो उधर का वो सब मॉडर्न, जो जो इधर का वो सब रिग्रेसिव, पिछड़ा। अब इससे मुक्त होना पड़ेगा भाई। अगर मतलब मैं अगर कोई आयुर्वेद की दवा खाता हूं और तो वो जड़ी बूटी वाली तो रिग्रेसिव नहीं है, वो मोस्ट मॉडर्न है। अगर मैं केवल नाक से अपना इधर से प्राणायाम करता हूं तो वो भी मॉडर्न है, भले वो हजारों साल पहले से चल रहा होगा। तो कोई बात केवल वो हजारों साल पुरानी है या वो केवल पूरब में जन्मी है इसलिए वो रिग्रेसिव नहीं हो सकती, वो भी मॉडर्न हो सकती है। तो मॉडर्न का ठेका केवल कुछ देशों को या कुछ विचारों को नहीं मिल सकता। मॉडर्न एक यूनिवर्सल बात है, उस पर सभी का क्लेम है। अब जैसे होता है ये प्राकृत भाषा में हम बोलते हैं कि प्राकृत और आधुनिक भाषा। अरे भाई जब प्राकृत बनी भाषा या और भी जो भाषा बनी वो उस समय अपने अपने समय की आधुनिक भाषा थी। जब समय बीत गया तो वो पुरानी भाषा हो गई। आज जिसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं वो अपने समय की भाषा थी। अब जरूरी नहीं है कि वो मैन्युस्क्रिप्ट पुरानी है इसलिए इसमें नई जमाने के लिए जरूरी या नए प्रकार की बात नहीं होगी। ये किसने बताया? तो ये जो कुछ शब्दों पर कुछ लोगों ने अपना एकाधिकार बनाया है, इससे मुक्त होने की जरूरत है। कुछ लोगों ने अपनी भाषा कि ये भाषा है मॉडर्न और ये भाषा है पिछड़ी, ऐसे कैसे कैटेगराइजेशन हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। और दुनिया में ऐसे कैसे हो सकता है
कि कोई धर्म, कोई भगवान को प्राप्त करने की या अपने स्पिरिचुअल, अपने आध्यात्मिक मार्ग का कोई मार्ग वो हजारों साल पहले आया, वो एक पुस्तक से आया या हजारों पुस्तकों से आया, वो एक प्रसिद्ध से आया, हजारों संतों की परंपरा से आया, उससे वो आगे और पीछे कैसे होता है? सोचने की बात है। मतलब ये कई सारे ऐसे विषय है जिससे एक शब्द की व्याख्या को हम ऐसा एक किसी को उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं आजकल, ऐसे शब्दों की अगर परिभाषा एक एक हम करते जाएंगे। अब विज्ञान है, अब विज्ञान का मतलब क्या होता है? आजकल साइंस मतलब विज्ञान का मतलब है कि आप अगर अपनी देसी बात कर रहे हो तो आप या तो आप धार्मिक हो सकते हो या आप वैज्ञानिक हो सकते हो। ये तो एकदम गलत बात है। मैं कहता हूं कि नहीं, मैं धार्मिक आध्यात्मिक भी हो सकता हूं और मैं वैज्ञानिक भी हो सकता हूं। यही भारत की बात है, यही स्वामी विवेकानंद ने कहा, यही हमारी परंपरा में है। क्योंकि जो वैज्ञानिक है उस विज्ञान से ही आध्यात्म जन्म होता है। गीता में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो ज्ञान वो है जो आपको गुरु और शास्त्रों से प्राप्त होता है, और विज्ञान वो है जिसको आप अनुभूति ले लेते हैं, वो विज्ञान हो जाता है। तो हमारी पूरी जो शास्त्र की परंपरा ही विज्ञान के आधार पर है और वैज्ञानिक है। अब उसको अवैज्ञानिक बता करार लेना और हमने मान लेना, ये मान लेना ही हमारा कॉलोनाइज माइंड है। इससे मुक्त होने की जरूरत है कि नहीं भाई, विज्ञान पर किसी एक का ठेका नहीं है। विज्ञान यूनिवर्सल है, जिस चीज को वो अनुभूति आ जाती है और अनुभव आधारित जो भी एक सिद्ध बात करता है वो अनुभव सिद्ध बात वैज्ञानिक है। और अनुभव सिद्ध करने की प्रोसेस, अब कोई बोलेगा, अब यहां से आजकल बड़े हाईवेज बन रहे हैं हमारे, अब कोई बोलेगा नहीं मैं पुराना हाईवे जो था या हमने जो हाईवे बनाया, आज भी समझो हाईवे बन जाएगा, मुंबई दिल्ली हाईवे बन रहा है। कोई बोलेगा कि वो हाईवे से ही मुंबई पहुंच सकते, दूसरे हाईवे से नहीं। ऐसे नहीं होगा। उस हाईवे से भी जा सकते हैं, इस हाईवे से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, आप फ्लाइट से भी जा सकते हो, आप बस से भी जा सकते हो, और कोई बंदे रहे पैदल भी जा सकता है, और कोई एक जगह जाके भी वो अपनी दूर दूर तक पहुंच सकता है। तो बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं वहां पहुंचने के। तो ये जो बात है कि हमने जो रास्ता बनाया वही सही है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो दुनिया में बहुत सारे रास्ते एक जगह पहुंचने के हो सकते हैं, और इसलिए हर देश को अपनी स्वतंत्रता है। इसीलिए तो राष्ट्र बनते हैं कि वो स्वतंत्र रूप से सोचकर अपने रास्ते पर चले, और राष्ट्र अपनी सहमति बनाता है। अब दुनिया में कोई कहे कि इंग्लैंड जिस रास्ते में गया उसी रास्ते पे चलो, अमेरिका के रास्ते पर चलो, चाइना के रास्ते पर चलो, और भारत ने तो कभी ये नहीं कहा कि भारत के रास्ते पर चलो। भारत ने तो ये कहा कि सोचो और तुम्हारे लिए उत्तम मार्ग क्या है उसके अनुसार चलो। वो उत्तम मार्ग ढूंढने में कई प्रकार हो सकते हैं, उसमें हम सब मिलकर आपकी सहायता कर सकते हैं, परंतु मार्ग ढूंढने पड़ेंगे, हर एक को ढूंढने पड़ेंगे। दैट इज ये जो है मुक्त रूप से सोचना, फ्री माइंड विदाउट एनी लोड, ये डिकोलोनाइज होना आवश्यक है। और दुनिया में बहुत सारे लोग हैं कि जिनको आज भी अलग अलग प्रकार के एटीट्यूड्स है, एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन, एज अ रेस, एज अ रिलीजन, बहुत सारे एटीट्यूड्स हैं, और जिसके एटीट्यूड्स के कारण ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अगर भारत के उस रास्ते पर पूरा मुक्त होकर भारत चले और पूरा दुनिया चले तो हम सब एक शांतिपूर्ण समाज में रह सकते हैं। और इसलिए केवल भारत कोई ब्रिटिशों के राज में था इसलिए हम लोग कॉलोनाइज हो गए, इसलिए डीकॉलोनाइज हो जाना है, यहां तक ये बात नहीं है। आज मुझे लगता है विचार की जरूरत दुनिया के सब देशों को है, क्योंकि कोई अपनी अपनी आइडियोलॉजी में फंसे हुए हैं। दुनिया के कई देश हैं अपने अपने ही धारा में फंस चुके हैं, क्योंकि वो उसमें सुधार ही नहीं करना चाहते। और इसलिए जीवन जो है वो निरंतर प्रवाह है, हर समय मुक्त रहकर। इसलिए हम कहते हैं ना कि we don't live in the history, we learn from the history। हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ते समय जरूरत नहीं है कि आप पीछे छोड़ दें, क्योंकि पीछे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है।
लेकिन अगर कोई ये पकड़ के चले कि हम ही सही है तो सही नहीं है। और इसलिए आज पूरे भारत में एक लोगों के अंदर एक भाव है कि हम निश्चित रूप से हमारी पुरानी बातों को भी अपनी नजर से देखेंगे। आज रश्मि जैसे जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जा रही है, इंजीनियरिंग डिग्री करने जा रही है, लेकिन वो अपने भारत की तरफ, अपने धर्म, अपनी व्यवस्था, इसकी तरफ मुक्त रूप से देखने की दृष्टि उसके पास है। और ऐसे रश्मि नहीं, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों युवक आज भारत में एस्पायर कर रहे हैं कि आज हम भी भारत को पूर्णतः 100 के साथ खड़े करने के लिए तैयार है, हम अपना योगदान देने के लिए तैयार है। ये मुझे लगता है आज का भारत है, जिसके पास ऐसे केवल नंबर्स नहीं तो ऐसा सोचने वाले हजारों करोड़ों युवा जिस देश के पास है, उसका नाम भारत है। और इसीलिए ऐसे 100 से प्रेरित जो भारत है उसका आगे बढ़ना निश्चित है। उसका अपने बल पर, अपने परिश्रम पर और अपने मुक्त विचार से आगे बढ़ना सुनिश्चित है। और इसीलिए उसके शुद्ध स्वतंत्र विचार से ही विश्व आकर्षित हो रहा है। और देखते देखते कई विषयों पर विश्व हमारी तरफ देख रहा है। मैं कई बार कहता हूं कि दुनिया के सामने जो नए जमाने की समस्याएं आ रही है, नए जमाने के सामने जैसे पर्यावरण की चर्चा करते हैं, परंतु पर्यावरण अपने आप में एक समस्या नहीं है। अपने आप में पूरे दुनिया के सामने एक जो प्रश्न है, चॉइस ऑफ कल्चर, कि हम जीना कैसे चाहते हैं, हमारे जीने की संस्कृति क्या हो। और इसीलिए जो किसी न किसी एक फैंसी आइडिया से जो प्रभावित हो गए, वो भी लोग मुक्त होना चाहते हैं। इसलिए कई सारे राष्ट्राध्यक्ष इस पर बोलते हुए दिख रहे हैं। वो बोल रहे कि नहीं, हमें अपने देश में मुक्त रूप से सोचना पड़ेगा, अपने परिवार के बारे में, व्यवस्था पर सोचना पड़ेगा, अपने संस्कृति के बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं। तो पूरा विश्व जो है वो अपने आधुनिक समय के लिए संस्कृति का चयन करना चाहता है और उसके आधार पर वो चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी करना चाहता है, चॉइस ऑफ इकोनॉमी करना चाहता है, चॉइस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम करना चाहता है। और ये आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेषकर मैं कहूंगा कि जो भारत के विद्यार्थी रश्मि जैसे जो लोग विदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ने जा रहे हैं, वो भारत के एम्बेसडर्स हैं, भारत के इस कल्चर के एम्बेसडर्स हैं, क्योंकि उनके दोस्त उनको पूछ रहे हैं कि भाई तुम अपने माँ पिताजी को घर में, दादा दादी नाना नानी को इतने क्या फोन करते हो? मैं तो कभी मंथ में एक बार पेरेंट्स को फोन करता हूँ। व्हाट यू टॉक विद योर पेरेंट्स एंड फैमिली? क्वेश्चन है लोगों को, उससे समझने का प्रयास कर रहे लोग कि आपके रिश्ते कैसे बनते हैं, आप एक दूसरे की चिंता कैसे करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, आपकी प्राइवेसी का मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, हाउ यू मैनेज द प्राइवेसी, प्रश्न पूछ रहे हैं। ये बहुत सारे मॉडर्न क्वेश्चंस पर हमारे मतलब रश्मि हंस रही है, उसको भी ये सारे प्रश्न पूछे गए होंगे, मतलब उसके वहां के बाकी दुनिया के मित्रों के द्वारा ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इसके जवाब देने के लिए हमारे युवाओं को बहुत स्पष्टता जरूरी है, बहुत क्लैरिटी जरूरी है, बिकॉज नाउ दे हैव टू एड्रेस द यंगस्टर्स, यंग लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के जो लोग आने वाले समय में अपने देशों का संचालन भी करेंगे। तो ये समय है और मुझे लगता है कि उस दृष्टि से एक स्पष्ट रूप से कैसे सोचना चाहिए और अपने दम पर खड़े होना चाहिए, इस दृष्टि से ये पुस्तक मुझे लगता है कि रश्मि ने लिखी है और उस उद्देश्य के अनुरूप ये पुस्तक कार्य करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं इसके लिए उसको बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। अभी आज हमारे बीच में भारत की केंद्रीय मंत्री स्मृति जी आई है, वो स्वयं भी ऐसे बहुत सारे विशेषकर युवतियों को, महिलाओं को लगातार प्रोत्साहन देती है। मैंने बहुत नजदीक से देखा है और निश्चित रूप से उनके ऐसे कार्यों से बहुत लोगों ने ऐसे हिम्मत के साथ आने वाले समय में काम किया है। जनजातीय क्षेत्र में मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लड़कियां
आज वो जीवन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसा ही काम उनके हाथ से होता रहे, ये बहुत आशा और